Assalamu alaikum class. Today I am starting a new topic that is market demand and analysis. Okay? आज जो है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन में हम न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मार्केट डिमांड एंड एनालिसिस. एज वी हैव डिस्कस दिस चैप्टर, हम ये होल चैप्टर जो है वो कंप्लीट करवा चुके हैं, लेकिन बिकॉज हमें रिवीजन भी करवानी है कुछ चीज़ों को, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग हियर दिस टॉपिक फॉर द रिवीजन. और आप लोग चूँकि टॉपिक कर चुके हैं वैसे भी इजी लगेगा, और ऐसे भी थ्योरेटिकल बेस है आपका ये टॉपिक, तो आपको ऐसा कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह. होपफुली यू विल एंजॉय दिस टॉपिक. नाउ व्हाट इज मार्केट डिमांड? सबसे पहले तो यू शुड नो द कि व्हाट इज मार्केट डिमांड. यानी आप एक पर्सन, एक हाउस होल्ड में यानी एक घराने में जाएं और उनसे पूछें कि आपके घर क्या चीज़ सबसे ज़्यादा प्रेफर की जाती है. हमने कहा कि उन्होंने कहा हम जंक फूड ज़्यादा पसंद करते हैं. मैं दूसरे घर में मैंने वहाँ पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, हम जंक फूड बिल्कुल नहीं खाते, हम उस चीज़ को अवॉइड करते हैं, हम घर का खाना खाना पसंद करते हैं. तो ये होते हैं लोगों के परसेप्शन, लोगों की वी कैन से दैट लोगों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग कंजम्पशन, रिगार्डिंग डिमांड. ठीक है, कोई कहता है कि नहीं हमें बड़ी गाड़ी नहीं रखनी है क्योंकि बड़ी गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा स्पेस लेती है, हमारे पास स्पेस नहीं है, हम खरीद सकते हैं लेकिन हमारे पास इतना स्पेस नहीं है. और कुछ लोग हैं जो कहते हैं हमें गाड़ी की ज़रूरत है लेकिन हम परचेज नहीं कर सकते. तो हम ये कहते हैं कि पर्सन टू पर्सन डिमांड जो होती है वो वेरी कर रही होती है. मार्केट डिमांड बेसिकली बेस कर रही होती है जो मैक्सिमम लोग पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए जो डिमांड करते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्केट डिमांड. ठीक है, कोई भी एक ऐसी प्रोडक्ट, कोई भी एक ऐसी क्वांटिटी जो कि आपके पास मार्केट के अंदर प्रिवेल करे, और वो उस वक्त प्रिवेल करे जब उसकी डिमांड एग्जिस्ट करती हो, अदरवाइज वो मार्केट में आना उसके लिए रिसोर्स का वेस्ट होना होगा. ठीक है, तो इसी बारे में हम मार्केट डिमांड पढ़ेंगे और उसके बारे में एनालिसिस भी करेंगे कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट, कि आपके पास आपकी मार्केट डिमांड की कैलकुलेशन और उसके एनालिसिस क्यों ज़रूरी होते हैं. सबसे पहले यू शुड नो द सिचुएशन एनालिसिस. आप कभी भी मार्केट में एंटर हो या मार्केट का पार्ट बनना चाहें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कोई इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, जो आप प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं उसके बारे में आपने जो है अपना अपना एक सर्वे कंडक्ट करना है, लाइक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि जो मैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च करने वाला हूँ या करने वाली हूँ तो क्या उसकी डिमांड एग्जिस्ट करती है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस मैंने प्रोडक्ट के बारे में सोचा और मैंने उसकी सेलिंग स्टार्ट कर दी, वो मुझे प्रॉफिट नहीं दे सकती. मे बी कि वो मुझे प्रॉफिट दे दे, लेकिन इट्स नॉट कंपलसरी कि वो मुझे प्रॉफिट देगी, क्योंकि मैंने अभी तक अपनी इंफॉर्मेशन ही कलेक्ट नहीं की उस प्रोडक्ट के हवाले से. ठीक है, तो सबसे पहले जब आप मार्केट का पार्ट बनना चाहें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कलेक्ट द डेटा. ठीक है, आप जो है वो डेटा कलेक्ट करें. किस तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं? जो आपके पास ये एरो आ रहा है फर्स्ट, दैट इज कंडक्ट ऑफ मार्केट सर्वे. सबसे पहला आपके पास जो होता है, आप किस तरह से कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, सेकेंडरी मतलब पहले से मौजूद वो इंफॉर्मेशन. ठीक है, जो ऑलरेडी कंडक्ट आपके पास मार्केट सर्वे है, आप उससे जाकर यानी एग्जिस्ट कर रही है वो प्रोडक्ट, और आप उसका सर्वे लें कि बेसिकली लोग इसकी डिमांड किस तरह से कर रहे हैं और लोगों के परसेप्शन रिगार्डिंग दिस प्रोडक्ट क्या है. तो क्या मुझे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करनी चाहिए, क्या ये मेरे लिए फ्यूचर के बेनिफिट प्रोवाइड करेगी, और दे आर नॉट प्रोवाइडिंग मी बेनिफिट. ठीक है, तो मैं मार्केट जाऊंगी और मार्केट से सर्वे कंडक्ट करूंगी कि भाई ये जो प्रोडक्ट है पर्टिकुलर, लाइक ऑयल है, सही, डालडा, लेट सपोज डालडा की मैं बात कर रही हूँ, मैं उसी का सब्सटीट्यूट बनाने वाली हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि डालडा की कंपनी का ऑयल जो है वो कितने लोग जो है वो परचेज करते हैं, क्या उनके परसेप्शन है रिगार्डिंग डालडा, और उसी हिसाब से जो है वो मैं अपनी प्रोडक्शन करूँगी. अगर मेरा मार्केट सर्वे जो है वो पॉजिटिव में आया, बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन में लोग उस चीज़ से सेटिस्फाई हैं, तो आई हैव टू मूव देयर बिकॉज दिस विल गिव मी द हायर प्रॉफिट इन फ्यूचर. लेकिन अगर मुझे लगता है कि लोगों का परसेप्शन रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट नाखुशी का इजहार है उनका, तो या नेगेटिव है उनका परसेप्शन, तो मैं कभी भी उस प्रोडक्ट की तरफ डाइवर्ट नहीं होंगी. सेकेंड आपके पास जो है वो आ जाती है आपके पास सिचुएशनल एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स.
यानी आप फिर क्या करते हो, सिचुएशन एनालिसिस करते हो। सिचुएशन एनालिसिस में आपके पास आ जाता है कलेक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, या आप कंडक्ट करते हो अपना सर्वे। ठीक है, जब आप वो सर्वे कंडक्ट कर लेते हो तो इसका मतलब है आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन हो गई, देन दिस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। यानी अब ये सेकेंडरी इंफॉर्मेशन हो जाएगी उन लोगों के लिए जो अब आपके बाद जो है वो मार्केट का पार्ट बनना चाहेंगे, तो उनको पहले से इंफॉर्मेशन होगी अबाउट दिस प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमने कहा जो सिचुएशन एनालिसिस है वो बेसिकली बेस कर रहा है आपके पास कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी इंफॉर्मेशन से, या तो आप इंफॉर्मेशन सेकेंडरी यानी पहले से मौजूद इंफॉर्मेशन से डाटा कलेक्ट कर लें, या फिर आप खुद सर्वे करें। अगर आप सेकेंडरी इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई नहीं है तो आप खुद सर्वे कंडक्ट करके देखें कि बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है इसकी डिमांड एग्जिस्ट करती है या नहीं कर सकती। देन कैरेक्टराइज ऑफ द मार्केट, फिर अपनी मार्केट को कैरेक्टराइज करें। किस तरीके से आप कैरेक्टराइज कर सकते हैं? पहले आप डिमांड फोरकास्टिंग करें। यू हैव टू डू डिमांड फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब एक्सपेक्टेशन। ठीक है, आप क्या करोगे, आपने पहले सर्वे कंडक्ट किया, आइदर तो आपने जो है वो मार्केट सर्वे कंडक्ट किया या इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली सेकेंडरी इंफॉर्मेशन से जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी। उसके बाद आपने इस बात का अंदाज़ा लगाया कि फ्यूचर में कितने डिमांडर इसके एग्जिस्ट करने वाले हैं। उसके बेसिस पे जो है वो मैं अपना जो है सर्वे कंडक्ट करूँगी। उसके बाद अगर मुझे लगता है कि अगर मैं डिमांड फोरकास्टिंग पॉजिटिव है, यानी आगे जाके मेरी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, देन आई हैव टू डू द मार्केट प्लानिंग। फिर मैं स्ट्रेटजीज और मार्केट प्लानिंग की तरफ जाऊँगी कि मुझे किस तरह से अपनी मार्केट को एंटर करना है, अपने कॉम्पिटिटर्स, अपने राइवल्स के दरमियान कहाँ पर मेरा जो है वो बिल्डिंग या इंडस्ट्री होनी चाहिए, कितने लेबर्स रिक्वायर्ड हैं, लेबर्स की क्या क्वालिटी रिक्वायर्ड है, वो स्किल्ड होने चाहिए या अनस्किल्ड होने चाहिए ज़्यादा प्रोपोर्शन में, या वो डिपेंड करता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। ठीक है, तो अगर एक गारमेंट्स की कंपनी है उसमें जो लेबर होगा वो अनस्किल्ड ही वर्क करेगा, ज़्यादातर स्किल्ड लेबर वो होंगे जो हायर यानी सुपरवाइजर्स या मैनेजमेंट जो एरियाज होते हैं वहाँ पर वो वर्क करेगा अकाउंट्स एंड फाइनेंस में। अदरवाइज जो लेबर काम कर रहे होते हैं उस जगह पे तो वो ज़्यादातर अनस्किल्ड लेबर होते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द लेबर्स के आपके पास प्रोडक्ट क्या प्रोड्यूस हो रही है। उसके बाद आपका आ जाता है मार्केट प्लानिंग्स में। हमने कहा कि आप इसके बाद मार्केट प्लानिंग को स्ट्रेटजीज बनाना शुरू करते हो, जैसे कि हमने लास्ट उसमें डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिचुएशन एनालिसिस। इसमें आपके पास सबसे पहले first of all you have to conduct a survey or you have to take the information from the secondary information, then conclude your market कि you have to run your market or you have to left over this idea. देन हाउ कैन वी कलेक्ट द इंफॉर्मेशन? अगर मैं कहूँ कि आपके पास एक कलेक्टेड इंफॉर्मेशन है, तो ये आप सर्वे ना करो, जगह जगह हाउस होल्ड में जाने की या मार्केट के अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं है लोगों से कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है और वो किस तरह से फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, आप क्या करें, आप सेकेंडरी इंफॉर्मेशन पे रिलाई करें जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी एक्सिस्ट कर रही है, लाइक थ्रू सेंसस यानी मर्दमशुमारी का जो डाटा होता है उससे आपको पता चलेगा कि ओवर द टाइम लोग जो है वो कितनी आपकी आबादी बढ़ रही है और कितना प्रोपोर्शन आबादी का जो है वो इस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड रखता है। या नेशनल सैंपल सर्वे रिपोर्ट, ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स होती हैं जहाँ पर आपके पास बेसिकली तमाम चीज़ों का डाटा अवेलेबल होता है, लोगों की इनकम का, लोगों की पॉपुलेशन साइज का, और इसके अलावा जो है लोगों के कंजम्पशन का, लोगों की डिमांड का। तो ये नेशनल सैंपल सर्वे रिपोर्ट से भी आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो। प्लान रिपोर्ट्स, जब गवर्नमेंट प्लानिंग रिपोर्ट्स बना रही होती है फोरकास्टिंग पर्पज के लिए, तो उसमें भी आप देख सकते हो कि आगे जाके पॉपुलेशन साइज कितना होने वाला है और फिर किस लिहाज से लोगों की इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। क्योंकि जब मैंने आपको डालडा ऑयल की मिसाल दी, तो याद रखिए जो कुकिंग ऑयल्स होते हैं ये आपकी नेसेसिटी गुड आइटम है। ठीक है, ये लग्जरी आइटम नहीं है, ये वो आइटम्स होती हैं कि जिनकी ज़रूरत आपको पड़नी ही पड़नी है हर मंथ। ठीक है, तो मुझे ये तो पता है कि लोगों की रिक्वायरमेंट है, लेकिन किस किस्म की या किस क्वालिटी या किस क्वांटिटी में लोग चाहते हैं इस पर्टिकुलर ऑयल को और किस प्राइस में, कौन सी प्राइस चार्ज करूँगी जिससे मेरे कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, तो वो प्लानिंग्स हमें प्लानिंग रिपोर्ट से भी पता चल सकती है। इसके अलावा स्टैटिस्टिकल ईयर बुक, ये भी आपके पास डिफरेंट डाटा आपको प्रोवाइड करती है। स्टैटिशियंस जो होते हैं वो डिफरेंट जो है
कलेक्शन ऑफ डेटा को एनालिसिस करते हुए और उसकी कैलकुलेशन करते हुए थ्रू सॉफ्टवेयर्स वो आपको बताते हैं कि बेसिकली ओवरऑल आपकी पॉपुलेशन कितनी रही, आपका कंजम्पशन पैटर्न क्या रहा, आपकी नेशनल इनकम क्या रही, आपकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होती है। इकोनॉमिक सर्वे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे में आपके पास जो है वो हर एक कमोडिटी, अगर मैं वीट की बात करूँ, राइस की बात करूँ, शुगर की बात करूँ, ऑयल की बात करूँ, तो उसका डाटा भी अवेलेबल है कि ओवर द टाइम किस पर्टिकुलर कमोडिटी का कितनी डिमांड एग्जिस्ट कर रही थी, कितनी कंजम्पशन आपकी इंक्रीज हो रही थी ओवर द टाइम। ठीक है, तो थ्रू इकोनॉमिक सर्वे यू कैन इजीली कैलकुलेट द डाटा, कलेक्ट द डाटा, सॉरी। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, या तो आप ऐसा करें कि सालाना जो भी इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस रही है, आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप अपने राइवल्स के पास जाएं और उनसे, उनके मैनेजर से जो है वो आप एक मीटिंग करें और उनसे पूछें कि एनुअल आपके पास क्या सर्वे, मतलब आपकी इंडस्ट्री को फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, या लोगों के क्या परसेप्शन थे रिगार्डिंग वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वो क्या चेंजेस चाहते हैं, या जो है वो आप वो फुली सेटिस्फाई हैं उनकी प्रोडक्ट से। तो ये एनुअल सर्वे जो होते हैं इंडस्ट्रीज का, इससे भी आप जो है अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है। अदर पब्लिकेशंस, यानी आप अगर किसी रिसर्च रिपोर्ट पे चले जाएं, उसमें भी कभी लिखा हुआ होता है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के बारे में कि लेट्स सपोज पाकिस्तान में जो है शुगर की जो है वो किल्लत होने वाली है, ठीक है ना, तो उसके रीजंस क्या होते हैं, उसकी वजूहत क्या होती हैं, या फिर जो है वो क्लॉथ जो है वो पाकिस्तान में जो स्टफ है वो हम कहते हैं कि बहुत अच्छा है, तो ब्रांडेड की बात कर रही हूँ मैं। तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट पब्लिकेशन से भी आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है कि लोगों के रिगार्डिंग वो लोगों के इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हवाले से क्या परसेप्शन है। तो इस तरह से भी आप जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हुए अपनी बात का कंक्लूड कर सकते हो और अपनी मार्केट्स को ओपन कर सकते हो, अगर आपको ये लगता है कि ये मार्केट आपको फ्यूचर में प्रॉफिट देगी। देन कंडक्ट ऑफ मार्केट सर्वे, उसके बाद आप, अगर आपको ये लगता है कि सेकेंडरी इंफॉर्मेशन हमारे लिए इतनी यूजफुल नहीं है, हो सकता है कि मुझे जो है मैं किसी इंडस्ट्री में जाऊँ और वो मुझे कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दे, या फिर जो मेरी ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट है, हो सकता है कि जो स्टैटिशियंस है उनसे कोई मिस्टेक हो गई हो, जबकि हम ये अज्यूम नहीं करते। हम ये अज्यूम करते हैं कि जो डाटा में गिवन चीज़ें हैं वही अथेंटिक है और हमें उसी पे जाना है, उसमें कोई अमेंडमेंट, कोई चेंजेस नहीं हो सकती। लेकिन अगर लेट सपोज मैं इन सब चीज़ों पे रिलाई नहीं कर सकती, गवर्नमेंट के सर्वेस पे रिलाई नहीं कर सकती, तो आई हैव टू डू द मार्केट सर्वे, तो फिर मुझे प्राइमरी डाटा की तरफ जाना पड़ेगा। देन प्राइमरी डाटा में क्या होता है, टोटल डिमांड एंड मार्केट रेट ऑफ डिमांड। मुझे ये देखना है कि टोटल डिमांड उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या रही और मार्केट रेट क्या रहा उस डिमांड का। यानी अगर लेट सपोज मैं कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाती हूँ और उसकी प्राइस मैं चार्ज कर देती हूँ 100 रुपीज़ लेट सपोज, जबकि मार्केट में जो है वो उसकी प्राइस 90 रुपीज़ है, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं 100 रुपीज़ से लेस करूँगी अमाउंट को तो मुझे लॉस होगा, तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर भी मैं अपनी मार्केट को रन नहीं करना चाहूँगी। देन आपके पास आ जाता है डिमांड इन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ मार्केट। उसके बाद डिफरेंट सेगमेंट्स, आपकी एक मार्केट तो नहीं आती, आपकी डिफरेंट मार्केट्स और उसके सेगमेंट्स होते हैं। फिर आप उसमें सिलेक्शन करते हो कि ठीक है, ये मेरे पास तो एक चांस है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का, लेकिन इसके अलावा भी अगर मेरे पास कोई चांसेस हैं कोई और प्रोडक्ट की तरफ मूव करना चाहिए, तो आई हैव द चॉइस। उसके बाद आप उसका डिमांड चेक करते हैं कि मार्केट में उसकी डिमांड कितनी है। देन फिर आप आ जाते हैं इनकम एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मार्केट सर्वे, कि आप ये देखते हो कि डिमांड के लिहाज से आप इलास्टिसिटी यानी लोगों का रिस्पॉन्स चेक कर रहे होते हो कि जब लोगों की इनकम इंक्रीज हो रही है तो क्या वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड भी इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे डेटॉल और लाइफ बॉय, अब मैं सोच रही हूँ कि लाइफ बॉय चूंकि डेटॉल से जो है वो चीप है, तो मैं लाइफ बॉय की कैटेगरी का एक प्रोडक्ट बना लेती हूँ और मार्केट में वो चीज़ सेल कर दूंगी। लेकिन मैंने जब सर्वे कंडक्ट किया इनकम इलास्टिसिटी का, तो मुझे पता चला कि लोगों की जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जाएगी वो अपनी चॉइस को लाइफ बॉय से स्विच कर देंगे किस तरफ, डेटॉल की तरफ। ठीक है, क्योंकि वो जो है वो अब अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई करना चाहेंगे, वो चाहेंगे कि हमें जंप से 100% प्रोटेक्शन हो, जो हमें लाइफ बॉय सिर्फ बोल कर दे सकता है लेकिन डेटॉल 100% देगा। दैट इज द परसेप्शन ऑफ द पीपल। तो फिर मेरे लिए लाइफ बॉय की प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना बेकार होगा। तो इनकम इलास्टिसिटी से मैंने लोगों का रिस्पॉन्स चेक किया कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी
लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई करेंगे और वो उस प्रोडक्ट की तरफ मूव करेंगे जो कि उनको उनके लिए ज़्यादा हेल्दी हो। इसके अलावा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से मैंने ये चेक किया कि कितनी जितनी कम प्राइस होगी लोग उतने ज़्यादा उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको प्राइस से कोई मतलब नहीं होता, उनको क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो मुझे सर्वे के थ्रू पता चला कि जो मेरी आबादी है उसमें कितने प्रोपोर्शन लोग ऐसे हैं जो चीप प्राइस पे ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करना चाहते हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे चाहे प्राइस कितनी भी हाई हो। उस बेसिस पे जो है वो मैं अपनी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना शुरू करूँगी। मोटिव्स फॉर बाइंग, उसके अलावा मेरे पास परचेजिंग का यानी मैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स उनको दूंगी, डिफरेंट मोटिव्स दूंगी कि वो क्यों परचेज करें, क्यों परचेज करना चाह रहे हैं। परचेजिंग प्लान्स एंड इंटेंशन, उसके बाद मैं डिफरेंट प्लानिंग्स करूंगी कि वो मेरी प्रोडक्ट को परचेज करें, उनकी इंटेंशन को डाइवर्ट करूंगी। लाइक अगर कोई मेरा कॉम्पिटिटर है और उसने कोई पैकेज नहीं दिया हुआ, लेट सपोज आई एम गिविंग हिम पैकेज, मैं उनको एक पैकेज दे दूंगी कि भाई मेरे डालडा के साथ जो है, डालडा के डब्बे के साथ आपको एक रूह अफ़ज़ा की बॉटल फ्री। चलो भाई, एक लंबी सी लाइन लग जाती है लोगों की कि अब हमने डालडा की ही परचेजिंग करनी है। तो ये डिपेंड करता है लोगों के परसेप्शन पे कि लोग चाह क्या रहे हैं, लोगों की डिमांड क्या है, लोगों का परसेप्शन क्या है, लोगों की बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है। सेटिस्फेक्शन विद एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, लोग कितने सेटिस्फाई हैं अगर मैं इस प्रोडक्ट को बनाना चाहूँ तो मेरे जो राइवल है, मेरा जो कॉम्पिटिटर है, उससे लोग कितने ज़्यादा सेटिस्फाई हैं। एटीट्यूड टूवर्ड वेरियस प्रोडक्ट एक्सेट्रा, यानी लोगों का एटीट्यूड क्या है डिफरेंट प्रोडक्ट्स को लेके। लाइक आपके पास डिफरेंट ब्रांड्स के कुकिंग ऑयल है, ईवा है, आपका ऑलिव ऑयल है, आपका डालडा है, आपका सुप्रीम है, डिफरेंट ऑयल है ना। लेकिन लोगों का परसेप्शन रिगार्डिंग प्रोडक्ट वेरी करता है। ज़रूरी नहीं कि पूरी की पूरी आवाम पाकिस्तान की जो है वो ऑलिव ऑयल परचेज कर ले अगर मैं परचेज करती हूँ, या अगर मैं जो हूँ वो ईवा परचेज करती हूँ तो पूरी की पूरी आवाम ईवा परचेज करे। नो, इट्स नॉट कंपल्सरी। लेकिन मुझे अपनी सर्वे के थ्रू ये बात पता चली कि ज़्यादातर प्रोपोर्शन जो लोगों का है उनका एटीट्यूड क्या है रिगार्डिंग दिस प्रोडक्ट, और फिर उस लिहाज से ही मैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दूंगी और उस प्रोडक्ट को उस क्वालिटी का बनाने की कोशिश करूंगी जहाँ लोगों का ज़्यादा उस पर मतलब डाइवर्जन है। Then characteristics of the market, effective demand in past and present. आपके पास जो सबसे मेन चीज़ होती है कैरेक्टरिस्टिक्स मार्केट्स की, तो उसमें क्या है आपके पास इफेक्टिव डिमांड इन पास्ट एंड प्रेजेंट, यानी आप जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उसकी डिमांड जो है ना सिर्फ पास्ट में बल्कि प्रेजेंट में भी, अगर आप आज भी सर्वे कंडक्ट करें उसका तो उसकी प्रेजेंट में भी इफेक्टिव डिमांड हो। लाइक लोग उसकी ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि साइलेंट पीपल लोग बैठे हुए हों और वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड पास्ट में करते हो लेकिन प्रेजेंट में ना करते हो, ऐसा भी ना हो। उसकी जो डिमांड हो वो इतनी इफेक्टिव हो, वो पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक उसकी डिमांड एग्जिस्ट करती है। ब्रेक डाउन ऑफ डिमांड, अगर हमें लगता है कि आपकी जो डिमांड है, मतलब जो भी आपके पास डिमांड है उसको ब्रेक डाउन, मतलब अगर हो रही है तो इट मीन्स कि वी शुड नॉट एग्जिस्ट इन द मार्केट। ठीक है। प्राइस मैटर्स अ लॉट इन द मार्केट। अगर प्राइस, लोगों का बिहेवियर क्या होता है, नॉर्मल लोगों का बिहेवियर ही होता है कि वो ये कहते हैं कि प्राइस जितनी लो होगी हम उतना ज़्यादा मार्केट का पार्ट बनना चाहेंगे। तो मैं जितना कम अपनी कॉस्ट को करते हुए मार्केट के अंदर अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करूंगी विथ लो प्राइसेस, मैं उतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकती हूँ। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि मैं अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करूँ। ठीक है। मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल प्रमोशन, इसके अलावा मेथड्स डिफरेंट किस्म के होते हैं आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन के और सेल्स प्रमोशन के लिए। लाइक यू आर डूइंग एडवर्टाइजमेंट ऑफ योर प्रोडक्ट, या अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर दीजिए कि मेरी प्रोडक्ट में ये क्वालिटीज है जो कि दूसरी प्रोडक्ट के अंदर अवेलेबल नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम सेलिंग दिस वन। या आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवा लें, उसमें आप अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करें और फिर वहाँ पर लोगों को उसका सैम्पल प्रोवाइड करके भी आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। देन आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में कंज्यूमर इज प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल। यस, अगर कंज्यूमर ही नहीं होगा तो क्या ये मार्केट एग्जिस्ट करेगी? नो, नेवर। कंज्यूमर्स प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ईच एंड एवरी मार्केट। ठीक है, तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है मार्केट की। सप्लाई एंड कंपटीशन, यस, सप्लाई भी हो और कंपटीशन भी अवेलेबल हो मार्केट के अंदर, तो दैट विल बी प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल। ठीक है। आपके पास जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब मार्केट के अंदर जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपका कंज्यूमर्स हैं, आपकी प्राइस है,
आपकी डिमांड एग्जिस्टेंस है और आपकी सप्लाई विद कंपटीशन, यानी आप सप्लाई भी करें, चाहे आपका कॉम्पिटिटर भी अवेलेबल हो तब भी आप सप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब है यू आर द पार्ट ऑफ द मार्केट। लेकिन अगर आप अपने राइवल से डर गए या आप उनको बीट ना कर सके तो यू हैव टू लीव द मार्केट। देन गवर्नमेंट पॉलिसीज, कैरेक्टरिस्टिक्स में आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट में आपके पास डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज आती हैं। कैसी पॉलिसीज? अगर गवर्नमेंट को ये लगता है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो एक पर्सन मतलब एक प्रोड्यूसर जो है वो इतना ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी में प्रोड्यूस कर रहा है जिससे पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है काउंट, यानी सोसाइटी जो है उससे बहुत ज़्यादा उसको इनहेल करके डिफरेंट डिजीज क्रिएट हो रहे हैं, लाइक केमिकल। सही है, वो केमिकल बन रहा होता है जिस भी फैक्ट्री में, वहाँ पर पॉल्यूशन बहुत तेज़ी से और बहुत आप ये कह लो कि बहुत ज़्यादा जहरीला होता है वो, तो वो आपको डिफरेंट डिजीज, एलर्जी और आपकी स्किन को जो है वो बहुत बैडली इफेक्ट करता है। तो फिर गवर्नमेंट इस केस में क्या करती है? गवर्नमेंट इसका सोल्यूशन ये सॉर्ट आउट करती है कि पॉल्यूशन को आप रिमूव करें या आप हमें टैक्सेस की इतनी अमाउंट दे दीजिए ताकि हम जो है उस टैक्सेस के थ्रू जो है, उस अमाउंट के थ्रू जो है वो इस पॉल्यूशन रिमूवल की जो भी आपकी मेडिसिन या जो भी स्प्रे रिक्वायर्ड है वो हम प्रोवाइड कर देंगे। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। दूसरी गवर्नमेंट की पॉलिसी ये भी हो सकती है कि लेट सपोज वो कंपनी इतनी अच्छी प्रोडक्शन प्रोड्यूस करती है कि हम ना सिर्फ डोमेस्टिकली उस चीज़ को सप्लाई कर रहे हैं, डोमेस्टिकली अपने कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बल्कि आउटसाइड द कंट्री यानी फॉरेन कंज्यूमर्स भी हमारे इससे सेटिस्फाई हैं। तो गवर्नमेंट फिर इस केस में उनको इंसेंटिव प्रोवाइड कर देती है। गवर्नमेंट कहती है आप अपना लैंड स्पेस इंक्रीज करें, हम आपको रेंट प्रोवाइड करेंगे, आप लेबर इंक्रीज करें, हम उनको वेजेस प्रोवाइड करेंगे, आप कैपिटल को इंक्रीज करें, हम उनको कैपिटल प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इन तमाम केसेस के अंदर जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज जो होती हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले कर रही होती है। देन डिमांड फोरकास्टिंग, ज्यूरी ऑफ एग्जीक्यूटिव ओपिनियन, डेल्फी मेथड, ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड। ये सारे प्रोजेक्शन ओपिनियन, डेल्फी मेथड, ट्रेंड ऑब्जेक्शन मेथड, ये सब मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ कि व्हाट इज द ज्यूरी ऑफ एग्जीक्यूटिव ओपिनियन, डेल्फी मेथड एंड ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड। जूरी आपके पास ये होता है कि आपने क्या किया, मार्केट्स के जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन थी थ्रू मैनेजर्स ऑफ डिफरेंट मार्केट्स, उसके बिहाफ पे जो है आपने कंक्लूजन लिया और आपने जो है वो कंक्लूजन अपना दे दिया। ठीक है, आपने मार्केट्स एग्जिस्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए उसी के बिहाफ पे आपने दे दिया। डेल्फी मेथड में आपने क्या करना है? डेल्फी मेथड में आपने जो है खुद मार्केट सर्वे कंडक्ट करना है और उसके बिहाफ पे अपना कंक्लूजन करना है कि आपने जो है मार्केट एग्जिस्ट करनी है या नहीं करनी। ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड आपको बताता है कि ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड में आपने क्या करना है, डिफरेंट टाइम पीरियड्स यानी पास्ट पीरियड्स का आपने डाटा जो है उसको सर्वे कंडक्ट करना है, उसका एवरेज निकालना है और फिर उसके बाद उसकी एक रिग्रेशन लाइन बनेगी और उसके बाद आपको पता चलेगा कि लेट सपोज सेल्स में और ईयर्स में टाइम पीरियड में क्या रिलेशनशिप है। ओवर द टाइम जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है वैसे वैसे सेल बढ़ रही है, कम हो रही है या कांस्टेंट है, ये आपको बताता है ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड थ्रू कैलकुलेशन। Jury of executive opinion. It involves allocating the opinion of a group of managers on expected future sales and combining them into the sales estimate. As I have told you earlier, कि आप जो है वो अपने different group of managers जो होते हैं उनके बिहाफ पे आप जो है वो अपना व्यूज ले रहे होते हो, उनका व्यूज ले रहे होते हो और उस बिहाफ पे आप जो है अपनी एक्सपेक्टेड फ्यूचर सेल को कैलकुलेट कर रहे होते हो, उसको एस्टिमेट कर रहे होते हो। डेल्फी मेथड, द ओपिनियन ऑफ अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स विद द हेल्प ऑफ अ मेल सर्वे। आप डिफरेंट जो है वो एक्सपर्ट से जो है उनकी राय ले सकते हैं थ्रू डिफरेंट मेल्स या फिर उनसे मीटिंग कर लें और उसके बाद अपना ओपिनियन दें कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड में आपके पास ये ट्रेंड लाइन इक्वेशन बनती है, y is your dependent variable, a is intercept plus b is slope, x is independent variable। x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है लेकिन y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंड करता है x पर। ठीक है, और हमने कैलकुलेट करना है a यानी इंटरसेप्ट और हमने कैलकुलेट करना है b यानी स्लोप। तो वैसे तो आपने स्टैटिस्टिक्स वगैरह में जो है इसके डिफरेंट जो है कैलकुलेशंस देखी हैं, लेकिन हमने ट्रेंड लाइन इक्वेशन में जो कि आपकी इस बुक में अवेलेबल है वो डिफरेंट है। ए आपने कैलकुलेट करना है समीशन बाय डिवाइडेड बाय एन से, ठीक है बिल्कुल, और ना आपने माइनस बी एक्स बार से माइनस नहीं करना जैसे आप स्टैटिस्टिक्स में करते आ रहे हैं, उसमें ये नहीं करना बिकॉज दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ इक्वेशन। आपने सिर्फ ए निकालना है, ए के लिए आपको सिर्फ वाई बार यानी मीन निकालना है वाई का।
बी आपने कैलकुलेट करना है, उसके लिए आपको जरूरी है समीशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय समीशन एक्स पावर रेज टू द पावर 2। ठीक है, इस तरह से आपके पास कैलकुलेशन होगी। लेट्स सपोज यू हैव गिवन द डेटा एयर एंड सेल्स। अब इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, सेल डिपेंडेंट वेरिएबल और है, और एयर जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वक्त किसी का नहीं होता है। ठीक है, वक्त इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एयर्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, और सेल्स जो है वो डिपेंड कर रही है टाइम पीरियड पे। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम पीरियड गुजर रहा है वैसे सेल्स बढ़ी, फिर सेल्स कम हुई, फिर सेल्स बढ़ी। तो मैं अभी कंक्लूजन नहीं दे पा रही हूँ कि बेसिकली सेल्स का कंक्लूजन क्या होगा, सेल्स इंक्रीज हुई है, रिड्यूस हुई है, या कांस्टेंट है। तो इस केस के अंदर मैं कैलकुलेशन करूंगी। हाउ कैन आई डू दिस? आपने क्या करना है, एयर लेना है, सेल्स लेनी है, जो कि आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा। आपने किसी एक टाइम पीरियड को बेंचमार्क टाइम पीरियड बता देना है। अगर आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि ये ईयर आपका बेंचमार्क होगा यानी बेस ईयर होगा, तो वेल एंड गुड। और अगर आपके पास गिवन क्वेश्चन में नहीं है तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो उसको कंसिडर कर सकते हैं कि दैट इज योर बेस ईयर। देन कोडेड टाइम निकालने के लिए यानी एक्स निकालने के लिए, जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, वो है टी माइनस 1982। मैंने 1982 एज अ बेस ईयर लिया है, और टी इज द टाइम पीरियड। अब 1980 में से माइनस करेंगे 1982 तो माइनस टू आ जाएगा। 1981 में माइनस करेंगे 1982 तो माइनस वन आ जाएगा। 1982 से माइनस कर देंगे 1982 को तो जीरो आ जाएगा। 1983 से माइनस कर देंगे 1982 को तो वन आ जाएगा। 1984 से माइनस कर देंगे 1982 को तो हमारे पास हमारे पास जीरो टू आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर देना है, बिकॉज दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉर्मूला। एक्स इज योर कोडेड टाइम एंड वाई इज योर सेल्स। 4 2 ज़ा 8 with minus sign 8, 7 1 ज़ा 7 minus 7, 6 0 ज़ा 0, 8 1 ज़ा 8, 10 2 ज़ा 20, 35 0 ज़ा 0। It should be 0. ओके, दैट इज टोटल अमाउंट। ओके, तो यहाँ तक जो है 20 तक बात खत्म हो जाती है, आपके पास ये वाला जो है टोटल ये नहीं आएगा। अब देन आपने क्या करना है, ये जो टोटल वाली जो रॉ है ये नहीं आएगी, ये इसको एक्स और वाई को टोटल करने के बाद जो है समीशन एक्स वाई आ गया आपका। उसके बाद एक्स स्क्वायर यानी हर एक एक्स का स्क्वायर लेना है, माइनस टू का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा। ब्रैकेट में लिखिएगा, ब्रैकेट माइनस टू ब्रैकेट क्लोज और फिर स्क्वायर, तो 4 आ जाएगा। आपको पता है कि जब भी पावर आपके पास स्क्वायर में हो, 4 में हो या इवन नंबर्स में हो, तो आपके पास अंदर साइन अगर नेगेटिव में होगी तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी, और अगर पॉजिटिव में होती है तो वो पॉजिटिव में ही रहती है। तो 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 0 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4। और जब हमने इसको समीशन एक्स स्क्वायर किया तो आई विल गेट 10। Then I can easily calculate B summation xy divided by summation x square। summation xy 13 है, उसको डिवाइड कर देंगे summation x square से, that is 10, तो I will get 1.3। और A मेरे पास मालूम होगा summation y divided by n, तमाम y को हमने ऐड कर दिया तो I will get 35। उसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, दैट इज 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जर्वेशन से, उसे डिवाइड किया तो आई विल गेट 7। तो ए भी मालूम हो गया, इंटरसेप्ट भी मालूम हो गया 7, और 1.3 मेरे पास वो आया आपके पास फ्लो। अब ये जो 1.3 है ना क्लास, ये 1.3 बेसिकली आपको क्या शो कर रहा है कि आपका पॉजिटिव आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप है एक्स और वाई से, यानी टाइम पीरियड का सेल्स से क्या रिलेशनशिप है, पॉजिटिव। अगर ये -1.3 होता, ये यहाँ माइनस साइन आती यानी आपका बी माइनस होता, -1.3, तो इसका मतलब है नेगेटिव रिलेशनशिप होता एक्स और वाई का, यानी सेल्स और आपके पास आप कह रहे हैं टाइम पीरियड का। ठीक है, देन कंजम्पशन लेवल मेथड एक आपके पास होता है, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है आपके पास। ठीक है, तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपने जो है वो बताना है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है उससे लिहाज से अभी कंजम्पशन लेवल क्या होना चाहिए, वो भी बढ़ना चाहिए। नॉर्मल बिहेवियर ये कहता है, लेकिन कभी कभी ये भी फेस हो जाता है कि लोग इनकम के बढ़ने से उस पर्टिकुलर कमोडिटी की कंजम्पशन को कम कर देते हैं। जैसे मैंने आपको लाइफबॉय डेटॉल की एग्जांपल दी थी कि पहले लोग 10 लाइफबॉय जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन उनका जैसे इनकम बढ़ी तो उन्होंने लाइफबॉय की कंजम्पशन को 5 पर लिया और डेटॉल की कंजम्पशन 5 परचेज कर ली। तो हमने कहा लाइफबॉय जो पर्टिकुलर कमोडिटी थी उसकी कंजम्पशन जो है वो क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपके पास क्या होगा,
प्राइजेस जैसे बढ़ेंगी वैसे कंजम्पशन लेवल रिड्यूस होगा, बिकॉज क्वांटिटी डिमांड रिड्यूस हो जाएगी, नॉर्मल बिहेवियर कहता है। लेकिन कभी ऐसा भी बिहेवियर होता है कि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ जाए तो कंजम्पशन लेवल भी बढ़ जाता है। लाइक अगर मुझे मंडे को लग रहा है टोमेटो की प्राइस जो है वो 10 रुपीज़ है, ट्यूसडे को लगा टोमेटो की प्राइस जो है वो 20 हो गई, वेंसडे को लगा मुझे 30 हो गई, तो थर्सडे को मैं खुद थर्सडे आने से पहले ही मैं परचेज कर लूँगी, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन ही हो जाएगी अब कि जैसे प्राइस जो है ओवर द टाइम बढ़ रही है तो आपके पास जो है वो चीज़ें महंगी होती चली आ रही हैं, तो क्वांटिटी डिमांड भी क्या हो रही है, इंक्रीज होती चली जा रही है। देन अनसर्टेनिटीज इन डिमांड फोरकास्टिंग, ठीक है, डिफरेंट अनसर्टेनिटीज, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटीज आप जो है वो बेयर अप करते हो जब भी आप डिमांड फोरकास्ट करते हो, क्योंकि आपको ये तो नहीं पता ना कि फ्यूचर में इतनी डिमांड एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। तो आप क्योंकि आप डेटा कंडक्ट लेते हो पास्ट सर्वे से और प्रेजेंट सर्वे से, तो आपको फ्यूचर का तो नहीं पता कि हो सकता है फ्यूचर में अल्लाह ना करे आपकी कॉटन इंडस्ट्री जो कॉटन पर रिलाई कर रही है और फ्लड आ गया और कॉटन की पूरी फसलें तबाह हो गई, अब आप कैसे अपनी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे और कैसे फ्यूचर में प्रॉफिट गेन करेंगे, तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या हो जाती है उस वहाँ चली जाती है। लेकिन अगर लेट सपोज कॉटन इंडस्ट्री आपकी है और कॉटन की कल्टीवेशन इतनी अच्छी हो गई, क्लाइमेटिक कंडीशन इतना साफ और सुकून रहा कि आपने जितनी एक्सपेक्टेशन की थी उससे ज़्यादा आपके पास कॉटन आ गई, तो इट मीन्स यू आर गेटिंग abnormal profit in that particular case. तो uncertainties will have to prevail in the demand forecasting, क्योंकि आप डाटा जो कलेक्ट करते हो डाटा अबाउट पास्ट एंड प्रेजेंट मार्केट्स, मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग, आप डिफरेंट मेथड्स आप अप्लाई करते हो फोरकास्टिंग के लिए। इन्वायरमेंटल चेंजेस, जो अनसर्टेनिटीज का मैंने आपको बताया कि इन्वायरमेंट की चेंजेस की वजह से भी आपके पास चीज़ें जो है वो आपके हाथ में नहीं रहती। मार्केटिंग प्लान्स, करंट मार्केटिंग सिचुएशन आपके पास, मगर मार्केटिंग प्लान आप किस तरह से बताते हो, यानी अभी जो मार्केट की सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से आप बताते हो कि एक्सपेक्टेड है कि इस मार्केट को आगे जाके फ़ायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है, या इसका बिहेवियर ऐसे ही कांस्टेंट रहेगा। अपॉर्चुनिटी एंड इशू एनालिसिस, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ उस मार्केट को यानी करंट सिचुएशन में मिल रही है या जो भी इशूज़ उसके वो फेस कर रहा है उसके बारे में एनालिसिस करें, ताकि हम अपनी मार्केट के अंदर उस चीज़ को अपनी प्लानिंग्स को इनकॉर्पोरेट करते हुए आगे हम वो मिस्टेक ना करें। ऑब्जेक्टिव्स, अपने मार्केट प्लानिंग में सबसे मेन चीज़ ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करें अपने कि आपने क्या प्रोडक्ट कितनी प्रोड्यूस करनी है और किस तरीके से प्रोड्यूस करनी है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी, डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो है वो आप अप्लाई करें, ताकि आप जितनी ज़्यादा मार्केटिंग करेंगे अपनी प्रोडक्ट की उतनी ज़्यादा जो है आपके कंज्यूमर्स अट्रैक्ट होंगे। एक्शन प्रोग्राम, सिर्फ वेबिनार है, एक्शन उसके खिलाफ जो है एक्शन प्ले भी करें कि आप जो है वो डिफरेंट प्रोग्राम्स, डिफरेंट जो है एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करें और अपनी मार्केटिंग प्लानिंग्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। And that's all for today, because I think it's enough and this chapter has been completed right now. तो मार्केट डिमांड एनालिसिस में हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली, सिचुएशन एनालिसिस जो कि बेस करती है आपकी कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी इंफॉर्मेशन और कंडक्ट ऑफ मार्केट सर्वे जिसको हम प्राइमरी डाटा भी कह सकते हैं। इसके अलावा जो है हमने कहा था कि आप जो भी सेकेंडरी इंफॉर्मेशन ले, चाहे आप मार्केट सर्वे कंडक्ट करें, लेकिन आप डिमांड जो है उसको भी फोरकास्ट करें और मार्केट प्लानिंग जरूर करें फॉर द सेक ऑफ गेटिंग फ्यूचर प्रॉफिट। उसके बाद हमने कहा कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, आपके पास जो ऑलरेडी सेकेंडरी इंफॉर्मेशन गिवन होती है सेंसस डेटा से, नेशनल सैम्पल सर्वे से, प्लान रिपोर्ट, स्टैटिस्टिकल ईयर बुक, इकोनॉमिक सर्वे, एनुअल सर्वे ऑफ डिस्ट्रिक्ट, सदर पब्लिकेशंस, इन तमाम जगहों से जो है वो आप अपना डाटा कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप इनसे सेटिस्फाई नहीं हो तो फिर आप खुद कंडक्ट करते हो सर्वे, जिसमें आप लोगों की डिमांड और मार्केट डिमांड देखते हो, डिफरेंट सेगमेंट्स देखते हो और फिर उस लिहाज से जो है वो आप अपना कंक्लूजन देखते हो कि लोग किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं, कौन सी क्वालिटी कौन सी क्वांटिटी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, कौन सी स्ट्रेटजीज हमने अपनानी चाहिए कि जो कि हमारी आगे की जो प्रोडक्ट है उसमें हेल्पफुल रहे। इसके अलावा आप डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स करते हो मार्केट्स के लिए, मतलब आपकी सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं आपके कंज्यूमर, उसके बाद आपके जो होते हैं वो होते हैं प्राइजेस, उसके बाद आपकी सप्लाई और फिर उसके बाद आपका सप्लाई भी होनी चाहिए, फिर कंपटीशन को कॉम्पिटिटर को बीट भी करना चाहिए आपने, सही है। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती हैं। दे आर प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट। और फिर इसके साथ साथ गवर्नमेंट का रोल जो मैंने आपको बताया था कि टैक्सेशन और इसके अलावा सब्सिडी,
देन उसके बाद डिमांड फोरकास्टिंग में आपके पास ज्यूरी ऑफ एग्जीक्यूटिव ओपिनियन, डेल्फी मेथड में हमने बताया था कि ज्यूरी में हमने बताया था कि आप जो है वो मैनेजर्स, डिफरेंट एग्जिस्टिंग मैनेजर्स से अपना उनका सर्वे कंडक्ट कर लें। डेल्फी मेथड में हमने आपको बताया था कि एक्सपर्ट्स की राय ले लें, और ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड में हमने बताया था कि आप रिग्रेशन मॉडल के थ्रू जो है वो कंक्लूजन दें कि बेसिकली रिलेशनशिप क्या है एयर्स एंड सेल्स का। उसके बाद हमने कंजम्पशन लेवल मेथड किया था, इनकम प्लास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसका भी एरिया। देन अनसर्टेनिटीज हमने बताया था कि पास्ट और प्रेजेंट के बेसिस के डेटा पे हम जो है वो फ्यूचर फोरकास्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें अनसर्टेनिटीज बहुत ज़्यादा प्रिवेल हो सकती हैं। देन हमने मार्केट प्लानिंग की बात की थी एंड सो ऑन सो फोर्थ। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।